नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकड़े न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के स्कूलों में मेगा पीजीएम यानी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आयोजित की गई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंचे और मेगा पीटीएस में पेरेंट टीचर्स और बच्चों से बातचीत की। यूपी में रियल एस्टेट सेक्टर के कई बड़े बिल्डरों के दिवालिया होने के प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लिया। अचानक इन बड़े बिल्डरों के दिवालिया होने की बात किसी को पच नहीं रही, शायद सरकार को भी नहीं, क्योंकि इससे फ्लैट खरीदारों के प्रति प्रभावित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तमाम नियमों को ताक पर रखकर हथियार लाइसेंस बनाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों की लगभग 5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली और इस मामले में जम्मू कश्मीर प्रशासन के अनेक वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत अन्य दलाल आरोपी पाए गए। बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश दिखने वाली ऋचा चड्ढा बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने अलग अलग किरदार निभाकर एक से एक फिल्में दी हैं। अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड के बाद वो हॉलीवुड में भी नाम कमाने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके में 2 कंगारू मिलने से हड़कंप मच गया है। यहां वन अधिकारियों को दोनों ही कंगारू घायल अवस्था में मिले, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया। रमजान की शुरुआत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा यह महीना समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। देश में 2 साल बाद रमजान पर फिर लौटी रौनक। दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने अदा की नमाज। पीएम देवबा के साथ शिखर वार्ता में पीएम मोदी का दोस्ताना संदेश। नेपाल में सीमा विवाद का ना हो राजनीतिकरण। नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में मची धूम। मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने मंदिरों में पहुंचे भक्त। कोरोना के मामलों में फिर आई गिरावट। 24 घंटों में 1101 करीब पहुंची नए केसों की संख्या। वाराणसी में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कहा शिकायतों के निस्तारण में टाल मटोल बंद करें अधिकारी। अखिलेश यादव ने समझाया भाजपाई महंगाई का गणित। बोले 80 पैसे हर रोज बढ़े तो अगले चुनाव तक 275 रुपए में हो जाएगा पेट्रोल। नवंबर में हो सकता है नगर निकाय का चुनाव। पर सीमन व सीटों के आरक्षण पर हो रहा है मंथन। हरदोई में इसरो के वैज्ञानिक की पत्नी ने रची थी लूट की झूठी कहानी। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पीएनबी अफसरों पर 14 करोड़ हड़पने का केस। फर्जी दस्तावेज तैयार कर एमएसएमई कंपनी के खाते में कराया लूट। श्रीलंका में आपातकाल के बाद मौलिक अधिकारों का हनन शुरू। अब सोशल मीडिया पर लगी देशव्यापी पाबंदी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा का पहला मिशन X1 भेजे जाएंगे 4 अंतरिक्ष यात्री। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर लंदन में हमला। बेटी मरियम ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। वुहान से भी खराब हो सकती है शंघाई की स्थिति। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने बढ़ाई चिंता। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी। कीव में बमबारी से 20 लोगों की मौत। मेयर का दावा 300 शव दफनाए गए हैं। इंग्लैंड को लगा पहला झटका। 357 रन का पीछा कर रही है डेफिंग चैंपियन। तिलक वर्मा ने तोड़ा 4 साल पुराने रिकॉर्ड। सहवाग, बटलर और वार्नर के खास क्लब में शामिल हुए ईशान किशन। करुण नायर की गलती से टूटा युजवेंद्र चहल का सपना। आईपीएल में पहली हैट्रिक से चूके। रोहित के आउट होने पर मायूस हुई पत्नी रितिका। तिलक वर्मा के छक्के से कैमरामैन हुआ घायल। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर का धमाका तोड़ डाले सारे पुरुष और महिला दिग्गजों के रिकॉर्ड।
और रुक करेंगे अब खबरों की ओर। रमजान का महीना शुरू होने के साथ ही मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में नमाज पढ़ने को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं? अगर इसे नहीं रोका गया तो हम मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने लगेंगे। ठाकरे ने कहा, मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा, सीएम ने चुनावों के दौरान जिन ताकतों का विरोध किया था, चुनाव बाद उनके साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। ऐसा करके उन्होंने मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पासवान परिवार के जरिए बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की। तेजस्वी ने कहा, दिवंगत एलजेपी फाउंडर रामविलास पासवान आखिर तक बीजेपी के साथ खड़े रहे। चिराग कहते हैं कि वह हनुमान है, लेकिन यहां तो हनुमान के ही घर में आग लगा दी गई। यह बीजेपी का साथ देने का नतीजा है। आपको बता दें कि हाल ही में एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा था कि जिस तरह से घर खाली करवाया गया, मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 12 जनपद हमेशा के लिए चाहता हूं। मेरा परिवार कानून का सम्मान करता है। हम घर खाली करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या हमें इस तरह अपमानित किया गया? चिराग ने कहा कि बिहार के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वहीं गौरतलब है कि चिराग पासवान ने बुधवार को 12 जनपद बंगला खाली कर दिया, जो उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को आवंटित किया गया था। निष्कासन नोटिस के महीने बाद एलजेपी सांसद ने यह बंगला खाली किया। राजस्थान के करौली जिले में शनिवार को नव संवत्सर के उपलक्ष्य में आयोजित बाइक रैली पर अज्ञात लोगों के द्वारा पथराव और आगजनी की घटना सामने आई है। घटना के बाद पैदा हुए तनाव के चलते शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। करौली जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि शहर के मुस्लिम बाहुल इलाके से जब बाइक रैली गुजर रही थी, उसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने रैली पर पथराव किया, जिससे तनाव हुआ और कुछ दोपहिया वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इस मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि करौली में हुई घटना को लेकर डीजी पुलिस से बात कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली गई। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए गए। और श्रीलंका में आपातकाल लगाए जाने के बाद अब मौलिक अधिकारों का हनन होना शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक आर्थिक संकट को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना बनाने की खबरें सामने आने के बाद श्रीलंका के राजपक्षे सरकार ने सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा राजपक्षे सरकार ने शनिवार को आदेश दिया कि खराब आर्थिक संकट को लेकर सरकार विरोधी रैली से पहले सरकार द्वारा लगाए गए 36 घंटे के कर्फ्यू के दौरान किसी को भी बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने दिया जाए। सरकार ने फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, पेरिस्कोप, गूगल वीडियो, टिकटॉक, वाइबर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि सरकार को डर है कि प्रदर्शनकारी इनका इस्तेमाल विरोध प्रदर्शनों के समन्वय और जानकारी साझा करने के लिए करेंगे। इस ब्लॉक की वजह से यूजर्स वीपीएन के जरिए इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने को मजबूर है। वहीं गौरतलब है कि श्रीलंका में अशांति के दौरान राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने का इतिहास रहा है। वह इन दिनों विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी ज्यादा चर्चा में है और इसे लेकर साध्वी ऋतंभरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स फिल्म में कश्मीर की स्थिति को बताया गया, वैसे ही राम मंदिर के 500 वर्ष के संघर्ष पर भी फिल्म बननी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि हमारे पुरखों ने हजारों वर्षों तक राम मंदिर के लिए मुहिम चलाई। हिंदू नववर्ष पर उदयपुर में आयोजित होने वाली शोभा यात्रा और सभा को संबोधित करने के लिए साध्वी ने मीडिया से कहा कि राम के मंदिर के लिए संघर्ष कोई कम नहीं था। इस पर भी फिल्म बनेगी तो लोगों को पता चलेगा कि मंदिर के लिए कैसे संघर्ष किया गया।
वहीं पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के लिए आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। आज प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। 2018 में पीएम की कुर्सी पर बैठे इमरान के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। उनकी सरकार का साथ दे रहे कई सांसदों के अलावा खुद उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने उनके खिलाफ मतदान के संकेत दिए। अब देखना होगा पाकिस्तान की सियासत आज क्या मोड़ लेती है। पीएम इमरान खान को सरकार में बने रहने के लिए 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 172 वोटों की जरूरत है। विपक्ष पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास 175 सांसदों का समर्थन है। सरकार में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रमुख सहयोगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने उनसे किनारा कर लिया। करीब 2 दर्जन सांसद पहले ही इमरान के खिलाफ वोट करने के संकेत दे चुके। इमरान की अपनी पार्टी पीटीआई के भी कई सांसदों ने भी बगावती तेवर दिखाए और इस तरह इमरान अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही एक तरह से बहुमत खो चुके हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह मांग जोरों से उठ रही है कि एनसीपी नेता शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाए। हाल ही में एनसीपी युवा मोर्चा ने ऐसा प्रस्ताव भी पास किया था जिसमें कहा गया था कि शरद पवार को यूपीए की कमान दी जाए। अब इस मामले में शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह यूपीए का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और न ही यूपीए अध्यक्ष पद में उनकी कोई रुचि है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि अगर कोई सभी को साथ लाने की कोशिश करेगा तो वो उसका साथ देंगे और मदद भी करेंगे। एनसीपी युवा मोर्चा ने शरद पवार को यूपीए की कमान देने के लिए जो प्रस्ताव पास किया था उस पर पूछे गए सवाल के जवाब में शरद पवार ने ये बातें कोल्हापुर में कही। आपको बता दें कि एनसीपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने कहा था कि हमने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें कहा गया था कि शरद पवार को क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व करना चाहिए। हम सोनिया गांधी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालातों में शरद पवार की स्वीकार्यता ज्यादा है और इसीलिए उन्हें यूपीए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना सही होगा। वहीं दिल्ली की सड़कों पर अब तक आपने महिलाओं को निजी वाहनों को चलाते तो देखा होगा। दोपहिया और 4 व्हीलर निजी वाहनों के अलावा ऑटो, ई रिक्शा भी चलाते देखा ही होगा, लेकिन अब महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बस को भी ड्राइव करते हुए जल्द देखेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से अब महिलाओं को भारी मोटर वाहन लाइसेंस देने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बुराड़ी स्थित चालक प्रशिक्षण संस्थान में 38 महिला उम्मीदवारों के पहले बैच की ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। बताया जाता है कि इन महिलाओं को पूर्ण प्रशिक्षण के बाद दिल्ली सरकार की बसों को चलाने का मौका दिया जाएगा। 38 महिला उम्मीदवारों के पहले बैच के प्रशिक्षण का उद्घाटन परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के द्वारा सोसाइटी फॉर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुराड़ी दिल्ली में किया जा चुका है। यह कार्यक्रम सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसें चलाने के लिए महिला ड्राइवरों को शामिल करने के लिए परिवहन विभाग की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य भारत की राजधानी दिल्ली में महिलाओं को रोजगार के अवसर देना भी है। वहीं यूपी में योगी सरकार एक बार फिर अपराधियों पर नकेल कस रही है। इस बार योगी सरकार ने सहारनपुर जिले में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान यूपी पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर आरोपी थाने नहीं पहुंचे तो पूरा घर ध्वस्त कर देंगे। ये पूरा मामला सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के चालकपुर का है। यहाँ 2 भाइयों पर गैंगरेप का आरोप है और ये दोनों भाई फरार थे। इन्हें पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने बुलडोजर का सहारा लिया। दरअसल थाना चिलकाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर गांव जलालपुर पहुंचे। इसके बाद पूरे गांव में पुलिस ने ढोल बजाकर यह सूचना दी कि अगर गैंगरेप के आरोपी कहीं छिपे हैं तो बाहर आ जाए और खुद को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन जब आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस गैंगरेप के आरोपियों के घर पहुंची और उनके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया। इस दौरान थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के माध्यम से आरोपियों को यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर रात तक आरोपी खुद थाने नहीं पहुंचे तो पूरा घर ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 39वां दिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कीव पर एक बार फिर से यूक्रेन का कब्जा हो गया है। यूक्रेन की सेना रूसी आर्मी को कीव से बाहर निकालने के जब शहर में घुसी तो वहां के हालात रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। कीव शहर की सड़कों पर लावारिस पड़ी हुई लाशें वहां हुई कत्लों की गारत के निशान बता रही थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक कीव शहर की मात्र एक गली में 20 लोगों की डेड बॉडी मिली।
बुकशहर के मेयर के हवाले से यह कहा गया कि यहां एक सामूहिक कब्रगाह मिला है जहां से 280 लोगों के शव बरामद हुए। यूक्रेन की सेना धीरे धीरे बड़ी सावधानी से कीव शहर में प्रवेश कर रही है। ऐसा लगता है जैसे कभी हंसता खिलखिलाता कीव शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। शहर की सड़कों पर लाशें बिछी हैं। यूक्रेन की सेना इन लाशों को हटाने में भी डर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बॉडीज में विस्फोटक होने का भी खतरा है और इसीलिए डेड बॉडीज को हटाने के लिए सेना तार का इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए गेगेडी न्यूज।